प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि वीडियो में पहले बताया गया कि बच्चों की परेशानियों को देखते हुए मैं चाह रहा था कि 1 सितंबर से अपन 10th 12th कंपलसरी और 12th लिटरेचर को लेके आगे आएँ। लेकिन कई बार क्या है, बच्चों की जब समस्याएं आने लगती हैं, बार बार कॉलिंग वगैरह आती है, बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो मजबूरी में बेचारे वो क्या है, गलत मार्ग पर चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे आज मजबूरन ये शुरू करना पड़ा। आप ध्यान रखें कि मैं रोटेशन में, मैंने आपको इससे पहले जो एक शॉर्ट्स बनाया उसमें बताया कि मैं पर डे, ऐसा संभव तो है नहीं क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है कि हम पर डे 10th की भी वीडियो बना दें, 12th की भी बना दें, 12th लिटरेचर की बना दें, कॉलेज लेवल की भी बना दें। रोटेशन में आएगी वीडियो। जैसे सप्ताह में 2 वीडियो आपके 10th की आ गई, 2 वीडियो 12th कंपलसरी की आ गई, 2 वीडियो आप लोगों के लिटरेचर की आ गई। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा मिलेगा। और जो बच्चे 10th 12th में एकेडमिक में हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि वो आप चैनल को बहुत अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर नोट्स बनाने लग जाएं। आपकी पर्टिकुलर जो चीज़ है वो यहाँ क्लियर कराई जाएगी। आपको लगेगा यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम। सीधे तौर पर, क्योंकि 10th जो है दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। अपन बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रो करें। 10th वाले बच्चे इसको चाहें तो लाइव देखें, चाहे तो रिकॉर्डेड देखें। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं लाइव भी आऊँगा। तो बोर्ड की प्रथम सीढ़ी है 10th। बच्चे यही नहीं जानते कि हाउ टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। और बच्चों से बड़ी जो बात है वो टीचर्स की है। टीचर पहले ही बच्चों को इतना बड़ा क्राइटेरिया तैयार कर देते हैं कि बोर्ड में ऐसे मार्किंग होती है, ऐसे मार्किंग होती है, ये इतना कट जाता है। व्हेन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, यू स्टे ऑन योर वर्क। हमारा काम ये बनता है कि हम मैथ कहती है इस बात के को कि आरोही और अवरोही। आप किसी चीज़ को कठिन से इजी की ओर थोड़ी ले जाएंगे। हमारा मॉरल ड्यूटी बनता है कि हम बच्चे को जब समझा रहे हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक हो, और वो हो कि हम बिल्कुल निचले स्तर से चलें, हम बिल्कुल निम्नता से और उच्चता की ओर बच्चे को ले जाएं। कि ये नहीं कि बच्चे को हम डराएं कि ऐसा होता है, वैसा हो जाता है, ऐसा। एग्जामिनर 10th का कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और जब आप कॉपी में लिख के आएंगे तो लोकलिटी वहाँ से समाप्त होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे, दैट इज़ द सेकेंड पोएम ऑफ क्लास 10th। और आप लोगों को कुछ अच्छा बुरा जो भी लगे बच्चे आप कमेंट करें और मुझे बताते रहें कि आपकी क्या समस्या है। मैं आपका हर संभव प्रयास करूंगा कि मदद करें। पहली जो पोइट्री है वो आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो दोनों लिखी हैं। शॉर्ट हैं तो मैंने उनको डिडक्ट किया। पहले मुझे लगा पहले ये कर लेनी चाहिए। तो बेटा फर्स्ट जो है पोएम नंबर 2, ए टाइगर इन द जू। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ बनाने से पहले कि हम दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे आगे वाले दौड़ रहे हैं, हमारे पीछे वाले दौड़ रहे हैं। लेकिन कोई अचानक हमसे पूछ रहा है कि यार कहाँ जा रहे हैं? हमारा जवाब है, हम कहेंगे क्योंकि मेरा पास वाला दौड़ रहा है, मैं भी दौड़ रहा हूँ। वी डोंट नो वेयर टू गो। जब हमको यही पता नहीं है कि जाना कहाँ है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल फॉर अस टू गेट आवर एम्बिशंस और टारगेट। हमको ये पता नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम भागे जा रहे हैं, कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जब आप पोएम पढ़ रहे हैं अथवा पढ़ा रहे हैं, मैंने जैसे वीडियो में क्लियर किया, ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं पढ़ाने से पहले इस बात को बताऊं कि भाई 10th या 12th का अपन ने कोई वीडियो बनाया, 10th या 12th में अपन ने काम किया, तो अपन जिस क्राइटेरिया में जा रहे हैं बच्चों को पहले एक्सप्लेन करें कि ये आपका टाइटल है और ये इतने नंबर का बोर्ड में आएगा। हम वैसे ही भागे जा रहे हैं, पता ही नहीं है, सिलेबस का ही पता नहीं है क्या। आपको पता है कि 10th क्लास में जो पोइट्री पार्ट है दैट इज फॉर 10 मार्क्स, 10 नंबर का आएगा। 10 में आपको ये भी होना चाहिए कि आपको 4 नंबर का एक स्टेंजा आता है। स्टेंजा में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट इज द बेसिक ऑफ द समरी ऑफ द पोएम। कविता के सारांश पर आधारित प्रश्न होते हैं और 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से पोइट्री कितने मार्क्स की आएगी? 10 मार्क्स की। 4 नंबर का स्टेंजा हो गया, 2-2 नंबर के कितने प्रश्न पूछेगा? 3, तो 6 नंबर के क्वेश्चंस हो गए और 4 नंबर का स्टेंजा कितने हो गए बेटा? 10 नंबर हो गए। तो आपको ये चाहिए कि अपन को करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से शुरुआत करनी। वैसे नहीं, आप टफ नहीं बनाएं। आपकी मॉरल ड्यूटीज हैं, यू आर एन इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश, दैट इज अ बिलिंगुअल लैंग्वेज, सो बी बेयर अबाउट इट। देयर इज नो नीड टू इंटरेस्ट समवंस। You should obey the rules and regulation of the literature and the language. There is no need to explain by your method. कोई मेथड नहीं होता। हम कहें मैंने मेरे मेथड से पढ़ा दिया, उसके बाद क्या मेथड है? There isn't any kind of method. मेथड वो है that is said, that is explained by NCERT.
आपको थोड़ी पूछेगा कोई, हमको थोड़ी पूछेगा बेटा अपन को ये लिखना है, अपन को ये करना है जो एनसीईआरटी पूछती है। एनसीईआरटी जो चाहती है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो हमको करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट, टाइगर एंड द जू। एक सीधा सा प्रश्न जो बार बार मेरे बोर्ड के अनुभव को दर्शाता है, जो सीधा आता है बोर्ड में, सीधा छपेगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर ऑफ जंगल। चेंज करके आता है बार बार, टाइगर इन द जू एक जंगल के बाग और एक केज के बाग में क्या फर्क है, मतलब एक नेचुरल टाइगर में और एक केज टाइगर में क्या फर्क है, ये आता है सीधा सीधा प्रश्न। बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, कई बार रिपीट होता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड इट्स नेचुरल हैबिट। प्राकृतिक बाग से और एक टाइगर इन द जू जो चिड़ियाघर का बंद बाग है उसमें क्या फर्क है। आगे देखें, क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। लिखा है लेस्ली नॉरिस, और मेरा विशेष अनुरोध है, निवेदन है कि जो इंस्ट्रक्टर्स महोदय लगे हुए हैं, आप ध्यान रखें आप इस बात का कि आपको तैयारी करके उतरना पड़ेगा। आपसे कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप पागल बनाने का प्रयास नहीं करें। आज का जो बच्चा है बहुत एजेड, ऐसा गया मॉडर्न एडिटी में जा रहा है, वो पढ़ के जाएगा, आपको परेशान करेगा बच्चा। क्यों करेगा? क्योंकि बच्चा जिस चीज़ को आप पढ़ा रहे हो वो पढ़ के जा रहा है पहले से, वो जानता है वेरी वेल। क्योंकि YouTube एक ऐसी जगह है जहाँ विभिन्न प्रकार के टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं और आपको परेशानी आएंगी, क्योंकि बच्चा जब पढ़ के जाएगा तो आप गलत दिशा में जब जाएंगे तो बच्चा उस चीज़ का विरोध करेगा। यू कैन नॉट स्टे ऑन योर लैंग्वेज, आपको वहाँ रुकना है जो एनसीईआरटी कहती है। आपकी ओर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये कहें कि किताब क्या कह रही है और हमें क्या कहना है। हाँ, वे ऑफ एक्सप्रेशंस अलग होने चाहिए और आपका वे इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि बच्चे आपकी लैंग्वेज को देख के आपको कैच करने लगे। देखिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि YouTube पे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है बच्चों का। क्यों? मुझे लग रहा है कि वो पढ़ रहे होंगे इसलिए मिल रहा है। भाई वो सब्सक्राइबर बढ़े हैं या वो पढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं तभी तो, कोई देख रहा है उसको तभी तो। वॉचिंग टाइम यदि बढ़ रहा है तो क्यों? जब बच्चे देख रहे तो। देखिए बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ना तो आपको कभी पोइट आता और ना ही पोइट का नेम पूछा जाता। जैसे आपको हिंदी में पूछा जाता है कभी परिचय, ऐसा अंग्रेजी में कोई कभी परिचय नहीं आएगा। तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कवि के नाम को याद करने की। आप केवल इतना रखें कि कविता में कवि का नाम याद रखने की जरूरत तो नहीं है। हिंदी में ऐसा क्वेश्चन आता है कितने नंबर का? 2 नंबर का। अंग्रेजी में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता कि आपसे कवि परिचय पूछे। अब आप सुने, स्टैंजा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में जगह कम रह गई, बोर्ड पे शॉर्टेज इसलिए छोटा कर दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर करें, कोई समस्या आ रही है तो चलें आगे। तो कभी परिचय से अपन को कोई लेना था नहीं। स्टैंजा फर्स्ट कहता है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। बेटा विविड का मतलब होता है अस्पष्ट, विविड का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, और स्टेप्स होती हैं धारियां। ध्यान रखना, एक बार यदि यहाँ उतर गए तो दोबारा कहीं जाएंगे नहीं, यहाँ से पढ़ गए ना फिर कोई पसंद नहीं आने वाला। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है बेटा अकड़ कर चलना, अकड़ कर चलना। तो वह अकड़ कर चलता है इन हिज विविड स्टेप्स, अपनी अस्पष्ट धारियों के बीच। यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज द पॉइंट गोइंग ऑन। तुमको अभी ये पता नहीं होना चाहिए कि कभी किसके बारे में कह रहा है। वो केवल ये कह रहा है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वह अपनी अस्पष्ट धारियों के बीच अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स, स्टेप्स होते हैं कदम, ऑफ हिज केज, केज माने पिंजरे, वो अपने पिंजरे के कुछ कदमों तक चलता है। 2 लाइन क्लियर हुई अभी? वह अपनी अस्पष्ट धारियों के बीच अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ कदमों तक। ऑन पैड्स, पैड्स होता है तलबे, जो आपका पैरों का जो नीचे का सिर है, नीचे की जो किनार है उसको कहेंगे तलबे। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, क्वाइट बोल रहे हैं माहौश है, QUIT, इसमें कोई फर्क नहीं है। बोल रहा है QIT और QUIET, दोनों ही क्वाइट बोल रहे हैं। बच्चे कैसे आपका अनुसरण करेंगे? तो ऑन पैड्स, उसके जो तलबे हैं, वेलवेट माने मखमल जैसे। बेटा वेलवेट क्या हो गया? मखमल जैसे। मखमल गद्दीदार होता है, मखमल जैसे। क्विट माने शांत हैं, उसके जो पैरों के तलबे हैं जो मखमल जैसे शांत हैं। कैसे? आपने अब शेर वेर तो देखा नहीं ना, आप शेर के नजदीक गए, कुत्ता तो सबने देखा है। कुत्ते के जो नीचे के पंजे होते हैं उनको कभी महसूस करके देखना, वो ऐसे लगेंगे जैसे स्पंज हैं। मतलब नीचे जब उनके पंजों को देखेंगे, उंगलियों को, तो कुत्ते के जो नीचे के पंजे होते हैं, पंजों के नीचे ऐसा लगेगा आपको कि स्पंज, मतलब गद्दीदार मखमल जैसे हैं वो।
तो क्या हुआ, द फ्यू, यहां तक बेटा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, उसके जो तलवे हैं वो मखमल जैसे शांत हैं। इन हिज क्विट रेज, क्विट, क्विट माने शांत, रेज माने गुस्सा, जो उसके शांत गुस्से को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब आपको कोई वोकैबुलरी थोड़ी पूछेगा, आपको ये थोड़ी करेगा कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी, ऐसे थोड़ी आएगा। आप लोगों को भावार्थ आना चाहिए। भावार्थ आएगा तो भावार्थ का आशय है कि हमको स्टेंजा आता है, और स्टेंजा हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमको अच्छी तरीके से उसकी क्या है, समरी याद है। एक बार पुनः देख लें। वह अपने पिंजरे के कुछ कदमों तक अपनी अस्पष्ट धारियों के बीच अकड़ कर चलता है, उसके तलवे मखमल जैसे शांत हैं जो उसके शांत गुस्से को प्रदर्शित करते हैं। कोई डाउट? शांत गुस्सा कैसे हो गया? हम तो कह रहे हैं एक तरफ शांत और एक कह रहे हैं गुस्सा। शांत गुस्से का मतलब ये बोले नहीं किसी से, मतलब गुस्से में आदमी फट जाए, वो टाइगर की हालत होती है। और एक टाइगर एंड द जू, तो टाइगर एंड द जू क्या है? ये टाइगर चीता वीता नहीं है भैया, ये क्या है, बाघ है। नेक्स्ट पोएम क्लियर करेगी व्हाट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो अगली आएगी वो क्लियर कराऊंगा। अब देखो बेटा, स्टैंजा सेकंड है, चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बेटा, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग होता है बेटा ताकना, लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना, निशाना लगाना। इन शैडो माने परछाई, शुड बी, इट मीन्स दैट इज द एडवाइस फ्रॉम द साइड ऑफ पोइट। द पोइट वांट टू गिव द एडवाइस टू द टाइगर हु इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। क्या कहना चाह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे तो परछाइयों पर ताक लगानी चाहिए, उसे तो परछाइयों को ताकना चाहिए, घात लगाना चाहिए। स्लाइडिंग माने फिसलते हुए, थ्रू माने होकर के, लॉन्ग ग्रास लंबी घास, लंबी घास से फिसलते हुए उसे तो परछाइयों को ताकना चाहिए। फिर नियर द वाटर होल, पानी के जलाशयों के पास, वेयर जहां से, प्लम्ब माने मोटे ताजा, प्लम्ब का मतलब क्या हो गया बेटा, मोटे ताजा, डियर माने हिरण, पास माने गुजरते, जहां से मोटे ताजा हिरण गुजरते हैं उस बाघ को वहां से तो परछाइयों पर क्या लगानी चाहिए, ताक लगानी चाहिए, निशाना साधना चाहिए। क्योंकि भाई बाघ का काम क्या है, अटैक करने का है। तो भाई तुम यहां बंद क्यों, अकड़ के क्यों चल रहे हो? तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हें तो पानी के जलाशयों के पास जो लंबी घास है उस लंबी घास से परछाइयों को ताकना चाहिए। अब एक बार भावार्थ करें इसका, कहां से होगा, थर्ड लाइन से। कैसे करेंगे, उन पानी के जलाशयों के पास लंबी घास से फिसलते हुए उसे तो परछाइयों पर ताक लगाना चाहिए जहां से मोटे ताजा हिरण गुजरते हैं। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं बेटा, डाउट क्लियर करने का प्रयास करें। स्टैंजा थर्ड देखो, बहुत अच्छी चीज आ गई यहाँ फंसने वाली। ही शुड बी स्नार्लिंग कह रहे हैं, क्या दिक्कत है, कह सकते हो, क्योंकि कोई कैम्ब्रिज पढ़ के आ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड पढ़ के आ रहा है, कोई पासबुक पढ़ के आ रहा है, कोई कॉपी करके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पासबुक दिखा रहा है। When you have a little knowledge of phonetic, then there is no error of any kind. There is a great difference between error and mistake. I will clear it in the videos of SSC or level of RS. He should be narling, S रहेगा साइलेंट। नार्लिंग होता है चक्कर लगाना, नार्लिंग का मतलब क्या हो गया, चक्कर लगाना। उसे तो चक्कर लगाने चाहिए, दैट इज द एडवाइस फ्रॉम द पोइट साइड। अराउंड माने चारों तरफ, हाउसेज माने घरों के, अरे उसे तो घरों के चारों तरफ चक्कर लगाने चाहिए। क्यों? एट द जंगल सैच, कुछ गलती है लेकिन अब भाई जब पोइट ने दे दिया तो नहीं कह सकते, ये मैं बताऊंगा कभी जब मुझे समय मिलेगा तब। एट द जंगल सीच, जंगल माने जंगल के, और भी यार बहुत बड़ी बात, फॉरेस्ट बड़ा तक, ये अंग्रेजी है, कुछ भी कर सकती है, जंगल का मतलब भी जंगल है। जंगल एजमान होता है बेटा किनारा, उसे तो जंगल के किनारे बसे हुए घरों पर क्या लगाना चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए। जो घर जंगल के किनारे बस रहे हैं उनके चारों ओर चक्कर लगाए। बेरिंग, बेरिंग का मतलब दिखाते हुए, बेरिंग का मतलब दिखाते हुए। हिज व्हाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब दांत, अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए। हिज क्लाज, क्लाज होता है जबड़ा, या कभी कभार क्लाज का मतलब पंजे से भी हो जाता है, दोनों ही लेंगे अपन। अपने जबड़े अथवा पंजे को दिखाते हुए टेरोराइजिंग, आतंक पैदा करना चाहिए। दबलेज गांव वालों में, उससे तो अपने जबड़े को, ज्यादा अच्छा अर्थ जबड़े से आएगा बेटा,
उसे तो अपने जबड़े को दिखाते हुए गांव वालों में दहशत पैदा करनी। भावार्थ करके देख लो। उस बाघ को जंगल के किनारे बसे हुए चारों तरफ घरों में चक्कर लगाना चाहिए, अपने सफेद दांतों और जबड़े को दिखाते हुए गांव वालों में भय अथवा आतंक पैदा करना। क्लियर हो गई यहां तक? आ गया जो स्टैंजा 4। बट लेकिन ही इज लॉक्ड, यहां पकड़ूंगा आपको, ही इज लॉक्ड इज ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट माने कंक्रीट तो कंक्रीट ही होता है, चूना पत्थर हो सकता है, सेल माने कोठरी होती है बेटा। लेकिन वह तो एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है। अब विद्वान लोग पता नहीं क्या क्या डिक्लेरेशन कर रहे हैं। पहले गॉड का कहा, अब ही आ गई बात। कैसे आ गई? कोई कह रहा है कि ही अपने लिए प्रयुक्त हो जाता है। वारे भाई विद्वान हो, अरे यार क्यों बच्चों को बर्बाद कर। ही अपने लिए प्रयुक्त हो जाता है, इसका मतलब आपने थर्ड पर्सन खत्म कर दिया अंग्रेजी में से। खुद ही कैम्ब्रिज के। आपके पास कोई साक्ष्य हो तो आप इस तरीके से बताया करो। वैसे तुक्का क्यों दे रहे हो? तुक्का देने का क्या मतलब? भगवान के नाम पे वो कर रहे हो तुम लोग हैं। गॉड को आप स्मॉल और कैपिटल में लेके आ रहे हो। पता नहीं कहां से क्या पढ़ के आए, मेरी समझ में नहीं है भैया। कम से कम सही तो लेके हम कह रहे हैं बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कोई कह रहा है स्मॉल लेटर्स में आ गया तो उसके लिए प्रयुक्त तो नहीं होता, कैपिटल में आ गया तो खुद के लिए। अरे यार, अब मैं कह रहा हूं बट ही इज लॉक्ड, तो ही किसके लिए आया है? इसका मुझे जवाब दें। ही इज एप्रोप्रिएट फॉर द टाइगर, और टाइगर इज द थर्ड पर्सन इन दिस पोएम। क्योंकि इसका कभी तो ये बात तो ये कह रहा है, फर्स्ट पर्सन की बात तो किसने की है? कवि ने लिखी, तो कवि ने। तो कवि किसकी बात कर रहा है? टाइगर की। और टाइगर के लिए क्या प्रयुक्त हुआ? ही। तो छोटा और बड़ा क्या होता है? महाराज पढ़े कुछ, ऐसे काम नहीं चलने वाला पासबुकों से बच। लेकिन ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वो तो एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अरे बेटा बंद जब हो गया तो हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है बिहाइंड बार, कहां चली गई? बार्स माने सलाखों। उसकी जो ताकत है वो किसके पीछे चली गई बेटा? सलाखों। भाई जब सलाखों के पीछे बंद है तो ताकत कहां से दिखाएगा? स्टॉल्किंग दोबारा आया है जीरेंट फॉर्म में। कहां आया बेटा? ये आया ना, वही तो है सेम। स्टॉक्स अकड़ कर चलना, स्टॉल्किंग अकड़ कर चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ माने लंबाई, हिज केज अपने पिंजरे की, अपने पिंजरे की लंबाई तक अकड़ कर चल रहा है। इग्नोरिंग नकार रहा है विजिटर्स, आने वाले पर्यटकों को। विजिटर्स तो होते हैं बेटा पर्यटक, और इग्नोरिंग होता है नकारना। क्या होता है बेटा? तो आने वाले पर्यटकों को क्या कर रहा है? नकार रहा है, उनको देख नहीं रहा, उसमें जेल में बंद है, फिर भी अकड़ के मारे फूल के गुप्पा हो रहा है। कौन? बात एक बार भावार्थ देख लें। लेकिन वो तो एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है, और उसकी ताकत कहां? सलाखों के पीछे है। वह अपने पिंजरे की लंबाई तक अकड़ कर चलता है और आने वाले पर्यटकों को नकार। क्लियर? लाओ 5 मैच रहा है। फिर क्या होता है कि ही हियर्स, अब फिर तुम कहो कुछ, फिर तुम कुछ कहो कि ही हियर्स, सब कैपिटल आगो। अब यूं कह दो ई तो बाकु प्रयुक्त हुआ है और ई बाकु हुआ है। अरे दोनों ही किसके लिए हुए? बाक के लिए हुए। लिखने वाला कभी है, पोएट है। इफ यू नो अबाउट इट देन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डाउट अबाउट इट। क्या? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात्रि की अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग का मतलब होता है बेटा गश्त करती हुई। रात्रि को आती है ना पुलिस सू 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 करते, तो वो होता है गश्ती दल। तो वो रात्रि को गश्त करती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है। फिर क्या होता है? एंड स्टीयर्स, घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। रात्रि को कुत्ते के आगे जब आप क्या करेंगे, फॉक्स देंगे तो उसकी आंखें चमकेंगी। शेर की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि शेर तुमने कहीं रोड पे चलता हुआ थोड़ी देखा है। कुत्ते की आंखें भी चमकती हैं। ऐसे ही जब जैसे ही बाघ की आंखों पे क्या पड़ा? फॉक्स पड़ा, तो क्या होगा बेटा? एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकीले तारों की ओर। रात्रि को जब वो अंतिम आवाज सुनता है, किसकी बेटा? गश्त करती हुई कारों की, तो अपनी चमकीली आंखों से उन चमकते हुए तारों को देखता हुआ प्रतीत होता है। भावार्थ करा दूं एक बार। लेकिन वह रात्रि को गश्त करती हुई अंतिम कारों की आवाज को सुनता है, और इसके अलावा वह अपनी चमकीली आंखों से उन चमकीले तारों को देखता हुआ प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को पोएम पसंद आई होगी। पोएम पसंद आई तो इतनी सी कृपा दृष्टि बनाए रखें, लाइक और सब्सक्राइब बने रहने दें, चले दें, वॉचिंग टाइम करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ हूँ, वादा करता हूँ आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मन लगा के पढ़ाई करें। इस बात का ध्यान रखना
कि बेटा दुनिया में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, भगवान आपको आपकी मेहनत का चक्रवृद्धि ब्याज से लौटाएगा। क्यों? आप जब मेहनत करेंगे तो आपका परिणाम अच्छा आएगा। और मैं पहली वीडियो 10th वाले सभी बच्चों के लिए ऑल ओवर इंडिया में जो वीडियोस जा रही हैं उन सभी बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करता हूं कि आप आने वाले भारत के भविष्य हैं। और निश्चित रूप से बेटा आप अपनी मेहनत के साथ काम करें, आप मिसगाइड नहीं हो, मस्ती से काम करें। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं, हालांकि मुझे बहुत बड़ी परेशानी होगी कि यदि किसी बच्चे को ऑल ओवर इंडिया राजस्थान में कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे परेशान मत करना, मेरा नंबर नोट कर लो आप 9413608983। एक बार पुनः रिपीट कर दूं, मुझे अननेसेसरी यूट्यूब से परेशान मत करना, क्योंकि पता है कॉलिंग यदि दुनिया से आने लग गए तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मेरा नंबर पुनः नोट कर लें, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपकी समस्या तक मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। 9413608983। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ luck।